रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने सूर्य के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, यानी उनको कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे कि अंदर के भाग को कोर, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन, फिर उसके बाद संवहन मंडली यानी कि कन्वेक्टिव जोन। तो उसके पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे जो सौर ज्वाला होती है, यानी सूर्य से निकलने वाला जो फ्लेम होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सौर ज्वाला क्या है? जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य के तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन सेल को चीरते हुए सूर्य की सतह को छोड़कर सौर मंडल में प्रवेश कर जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। देखिए, जो सूर्य है उसके कोर में निरंतर ऊर्जा बनती रहती है। जब वह ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन जाती है तो वो सूर्य की सतह को छोड़ के भाग जाती है, और वही जो भागी हुई ज्वाला है उसी को सौर ज्वाला या सोलर फ्लेम बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है वह सौर मंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है। जबकि जब ये करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी पर गिरने से रोक देता है। कहने का क्या मतलब है कि जो सौर ज्वाला है वो भी दो तरीके की होती है। एक जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है और दूसरा जिसका तापमान कम है। तो जिस सौर ज्वाला का तापमान बहुत ही ज़्यादा है वो सूर्य को छोड़कर सौर मंडल में पहुंच जाता है और किसी न किसी ग्रह पर गिर जाता है। लेकिन जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी पर गिरने लगता है तो जो हमारी पृथ्वी के किनारे किनारे वायुमंडल है वो इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी पर गिरने से रोक देता है। और ये जो सौर ज्वाला होता है इसका टेम्परेचर कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता ही है, या फिर इससे प्लस भी होता है। तो सोचिए, अगर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? सौर ज्वाला गिरता और तहस नहस हो जाती पूरी पृथ्वी। तो अब देखते हैं कि जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी पर आता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। पृथ्वी पर संचार माध्यम में बाधा। जब सौर ज्वाला पृथ्वी पर गिरती है तो संचार माध्यम में बाधा होती है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि फ़ोन आप लगाते कहीं और है, पहुंच कहीं और जाता है। नंबर सही होता है लेकिन कहीं ना कहीं लग कहीं और जाता है, या फिर कोई ना कोई समस्या हो जाती है, संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे अरोरा कहते हैं। ठीक है, मतलब जब ये उस पे वायुमंडल पे घिसता है, वायुमंडल उसको विचलित करता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको अरोरा कहते हैं। और ये जो अरोरा है इसको दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। याद कैसे करेंगे कि देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो पृथ्वी के निचले हिस्से में है। तो यानी जो दक्षिणी गोलार्ध से जाएगा अरोरा उसको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और जो ऊपरी हिस्से यानी कि उत्तरी गोलार्ध से जाएगा उसको अरोरा बोरियोलिस बोला जाएगा। ये हो गया कि जिस सौर ज्वाला का तापमान ज़्यादा था। अब देखते हैं जिस सौर ज्वाला का तापमान कम था उसका क्या होता है। जिस सौर ज्वाला का तापमान कम होता है वो बाद में जाके सौर कलंक बन जाता है। देखिए, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और जिसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। अब देखिए, जो जिसके पास तापमान ज़्यादा था वो तो भाग गया, सूर्य की सतह को छोड़ के भाग गया। लेकिन जिसके पास तापमान कम है उसको सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसको अपने पास खींच लेता है, जिसके कारण वो सौर कलंक बन जाता है। यह दो सेलों के बीच के खाली जगह से अंदर प्रवेश करती है। यानी जब उसको सूर्य खींचता है तो जो हाइड्रोजन सेल हमने आपको बताया था उसी हाइड्रोजन सेल के बीच से ये वापस सूर्य में प्रवेश कर जाती हैं। अब आगे देखते हैं। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका ताप अपेक्षाकृत कम होता है। अतः यह धब्बा के समान दिखाई देता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, उसके बाद बताया गया कि जो सौर कलंक है उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब सौर ज्वाला सूर्य के सतह को छोड़ रहा था तो उस समय उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस था। तो कुछ ऊर्जा खत्म हुई, तापमान कम हुआ, फिर वापस लौटा, फिर उसका तापमान कम हुआ। इसीलिए जो सौर कलंक जब बन जाता है तो उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब वो सूर्य की सतह को छोड़कर भागता है सौर ज्वाला, तो उस टाइम पे उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दो केस, जो सौर ज्वाला सूरज को छोड़ के भाग गया, वो जाके सौर मंडल में प्रवेश कर जाता है, जो कि अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस नामक एक ध्वनि उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद जिसका तापमान कम होता है वो वापस सूर्य के पास लौट जाता है और लौटकर सौर कलंक का निर्माण करता है। अब देखते हैं सौर कलंक चक्र यानी कि सन स्पॉट साइकिल। देखिए, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा से 0 से 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगते हैं। अतः एक सौर कलंक चक्र 11 वर्ष का होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि देखिए जो सौर कलंक बनते हैं वो केवल 0 से 40 डिग्री सेल्सियस ही बनते हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री रेखा अगर हमने मान ली तो यहाँ तक, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 30 या 45 के आसपास हो गया, लेकिन फिर भी इसको हम मान लेते हैं ये 40 डिग्री के आसपास इसका बना हुआ है। तो जो सौर कलंक चक्र है, एक बार यहाँ से सौर ज्वाला निकलेगी, नेक्स्ट टाइम यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यानी पूरा 40 डिग्री उसको पहुँचते पहुँचते 5.5 साल लग जाएंगे। एक बार ये इस ऐसे बनते हुए जाएगा, फिर उसके बाद वह वापस से फिर से लौटेगा, फिर अगला सौर चक्र ऐसे वापस लौटते हुए आएगा, यानी कि 5.5 साल जाने में, 5.5 साल लौटने में। तो यानी जो सौर कलंक चक्र होता है वो टोटल 11 वर्ष का होता है। और ये सौर कलंक चक्र हमेशा याद रखिएगा कि 0 से 40 डिग्री अक्षांश तक ही बनेगा, ठीक है। और सौर कलंक चक्र को सोलर इवेंट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर इवेंट किसे कहते हैं, तो सौर कलंक चक्र को सोलर इवेंट बोला जाता है। फिर अब है मैग्नेटिक आर्क। ये क्या होता है? जब सौर कलंक बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे चुंबकीय चाप कहते हैं। यानी कि जब सौर कलंक चक्र बनता है तो जो सूर्य है वो उसको अपने ध्रुवों की ओर खींच लेता है, इन किरणों को, जिसे चुंबकीय चाप कहते हैं। तो अब देखते हैं कि किरीट या सूर्य मुकुट किसे कहते हैं, या फिर कोरोना किसे कहते हैं। ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, बल्कि ये किरीट या सूर्य मुकुट वाला कोरोना है। यह सूर्य का वह भाग होता है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये 27 लाख डिग्री सेल्सियस आप देख के समझ सकते हैं कि क्यों कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सूर्य का तापमान पूरे सूरज से आना चाहिए था, जो ऊर्जा पूरे सूरज से आनी चाहिए थी, वो केवल उसके किनारे के हिस्से से आती है, एक ही जगह पे सेंटर बन जाता है। इसीलिए वहाँ का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति नंगी आंखों से, बिना चश्मा के या बिना किसी चीज़ के सूर्य ग्रहण को देख लेता है तो उसके आंखों पे बहुत बुरी प्रभाव पड़ता है। तो अब ये किरीट कैसे बनता है? देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये मान लीजिए सूरज है, हालांकि ये सफ़ेद वाला हिस्सा, इस सफ़ेद वाला हिस्सा जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम ग्रहण मान लेते हैं। मान लीजिए ये पूरा काला है, जो सफ़ेद आपको यहाँ अंदर दिख रहा है ये मान लीजिए काला है। तो ये जो बाहर का हिस्सा केवल एक रिंग की तरह दिखाई देता है, वही जो रिंग वाला हिस्सा है, अंगूठी के समान दिखता है, उसी को किरीट बोलते हैं। जो प्रकाश ये पूरे सूरज से आना चाहिए था, वो केवल सूर्य के किनारों वाले हिस्से से आता है और एक ही जगह पे फोकस हो जाता है, जिस कारण जो सूर्य ग्रहण होता है उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका तापमान याद रखिएगा लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी से 109 गुना है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है ना। तो सूर्य का व्यास अगर पूछा जाए तो पृथ्वी से 109 गुना, गुरुत्वाकर्षण 28 गुना, जबकि घनत्व जो है वो 20 गुना अधिक होता है। उसके अलावा सूर्य प्रति सेकंड 10⁻26 जूल ऊर्जा निकालता है। सूर्य का विषुवत रेखीय भाग 25 दिन तथा ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। अब आप सब पूछेंगे
कि ये कैसे। हमारी पृथ्वी को देखिए, चाहे उसका ध्रुव हो, चाहे उसका विषुवत रेखा हो। अब विषुवत रेखा किसे कहते हैं, जैसे कि ये पूरा एक हम पृथ्वी को मान लेते हैं, तो इसके बीच का जो अगर पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये जो बीच वाली लाइन होती है इसी को विषुवत रेखा बोला जाएगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो सूर्य है उसका ये जो ध्रुवीय वाला भाग है ऊपर नीचे, ये अलग टाइम में घूर्णन पूरी करता है, जबकि विषुवत रेखा वाला भाग अलग टाइम पे घूर्णन पूरा करता है। और आप सोचेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो सूर्य है वो प्लाज्मा स्टेट में है, या फिर इसको आप गैसियस स्टेट बोल सकते हैं। तो ये ठोस ना होने के कारण इसका ध्रुवीय भाग 31 दिन में, जबकि विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप ये फिगर देख लीजिए सूर्य के आंतरिक भाग का, जिसको इसके पहले हमने देखा हुआ था। इसको हम पूरा सूर्य मान लेते हैं, तो सूर्य के एक हिस्से को यहाँ पे हमने देखा हुआ है। तो ये है कोर, जहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। फिर उसके बाद है रेडियो एक्टिव जोन, जिसमें अल्फा रेस, गामा रेस, फोटॉन वगैरह निकलते हैं। फिर तीसरा हिस्सा है कन्वेक्टिव जोन, जहाँ पे हाइड्रोजन सेल होते हैं, और हाइड्रोजन सेल अंदर की तरफ बड़े जबकि बाहर की तरफ छोटे होते हैं। और यहाँ से जब सौर ज्वाला निकलती है तो जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है, यानी कि 7000 डिग्री सेल्सियस, वो सौर मंडल में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे हमने पृथ्वी को लिया हुआ है। ये जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से जाएगा तो अरोरा बोरियोलिस, नीचे से जाएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। लेकिन वहीं जिसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम है, तो वो हाइड्रोजन सेल को बीच से निकालते हुए वापस रेडियो एक्टिव जोन में प्रवेश कर जाएगा, और यहीं पे बन जाएगा सौर कलंक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।